तो मैं फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। चित्रा 1 मिनट हाँ, जी, चित्रा जी, मैम कोई है। नहीं। चित्रा मैम स्वागत है आपका और सभी का जितने हमारे छत्तीसगढ़ विज्ञान सभा से जुड़े हुए। तो आज का जो हमारा वेबिनार है जो उसका विषय है शिक्षण संस्थाओं में वैज्ञानिक सोच का प्रचार-प्रसार। श्रीमती चित्रा सिंह मैडम हैं जो पूर्व प्राचार्य और विज्ञान संचारक है। हरियाणा विज्ञान मंच हिसार से हैं। मैडम आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे कि हमारे ये 15 तारीख से ये विज्ञान जो दिवस पखवाड़ा चल रहा है, उसमें अलग-अलग व्याख्यान हो रहे हैं और आज हम सभी बहुत उत्साहित हैं आपको सुनने के लिए कि किस तरह से शिक्षण संस्थाओं में वैज्ञानिक सोच का प्रचार-प्रसार किया जा सकता है। और इस विषय की प्रस्तावना के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ निधि सिंह मैडम को। निधि मैम प्लीज़। जी, नमस्ते मैम, एक्सट्रीमली सॉरी जो भी हुआ अभी उसके लिए हम विज्ञान सभा की तरफ से माफ़ी माँगते हैं। बिना गलती के भी हमें कई बार माफ़ी माँगनी चाहिए क्योंकि कुछ तो हम लोग की तरफ से भी थोड़ा-सा मिस्टेक हो गई। तो शुरू करते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि हम ही से सारी दुनिया न छोड़ो आसमान मैडम इस तर्ज पे काम करती हैं और ज़मीन तो क्या मैडम आसमान भी नहीं छोड़ती हैं खोज करते-करते। और उतने कठिन विषय को बहुत सरलता से किस तरह बताते हैं मुझे आज आज भी याद है जब पहले मेरा मैडम से इंटरेक्शन हुआ था तो जो अखबार के साथ कुछ पैम्पलेट्स आते हैं मैडम उसके पीछे बहुत अच्छे से एक स्केच के द्वारा या लाइन डायग्राफ के द्वारा उस दिन तारों की स्थिति क्या रहेगी उसको बताती थी और मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि ऐसे भी पढ़ लेते हैं क्या मेश्राम सर के साथ रहते-रहते हमें आदत है कि सर आसमान में देखते हैं और यहाँ ये है वो बोलते हैं। तो ये बहुत अच्छा इंटरेक्शन था मैडम का मेरा और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैडम को प्यार से सब तारा देवी या अंतरिक्ष देवी बोलते हैं। बहुत लोगों को नॉलेज होती है पर उसको बिना सामने वाले को ये बताए कि मेरे पास कितना ज्ञान है और वो धीरे से उस तक पहुँचा देना प्यार से, ये एक ख़ासियत है मैडम की। और अगस्त्य इंटरनेशनल फाउंडेशन की तरफ से 10 बसें जो दी गई, आज भी मैडम उसमें जाती हैं और वहाँ जो वर्किंग मॉडल्स हैं, उनसे 6 टू 12 तक के बच्चों को लर्निंग मटीरियल से टीचिंग कराना। मुझे लगता है कि अगर हम शुरू करेंगे ना मैडम की बात, तो ये खत्म ही नहीं होगी और इससे बेहतर है कि इतना अच्छा जो महिला हो और इतनी अच्छी जो बेहतरीन इंसान हो, तो जब उसको सुनने का मौका मिला है तो बिना 1 मिनट गँवाए हमें वो सुन लेना चाहिए। तो वेरी, वेरी वेलकम मैम और बहुत थैंक यू पहले से ही कि आपने समय दिया। तो हम बिना देर किए सुनते हैं मैडम को। प्लीज़। सर्वप्रथम आप सभी का सादर नमस्कार। नमस्कार मैम। और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे आपने ये मौका दिया बात करने का और विषय भी मेरा बिल्कुल पसंदीदा है क्योंकि हम लोग सब साइंस के फील्ड में काम कर रहे हैं। और चूँकि हम ये देख रहे हैं कि जो अपग्रेडेशन है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है, वो कैसे आपको परेशान कर सकती है, उसका उदाहरण अभी हमने देखा। और जो एडोलेसेंस एज है, क्योंकि हम सब कुछ पढ़ते हैं साइंस में तो ऑब्वियस है ये भी एक अपने आप में टॉपिक है वहाँ पर कि एडोलेसेंस एज जो है वो कितना अपने आप में बहुत अच्छा एनर्जी से भरपूर होता है, बस बशर्ते ये है कि एनर्जी कहाँ लगाई जा रही है। तो ये न्यूसेंस कई बार हो जाती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वी नो वेरी वेल कि जो अब की जनरेशन है उसका उसमें जो कुछ तबका है खास, वो कैसे चल रहा है। तो छोड़िए इन सब चीज़ों को, हम लोग हमारे विषय पर बात करते हैं। तो मैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ विज्ञान सभा का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे मेरे पसंदीदा विषय पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है। मैं आप लोगों को पहले ही एक बात बता देती हूँ कि मैं बहुत कुछ नहीं जानती हूँ। मैं तो जो शेयर करने वाली हूँ वो मैं अपने जो मेरे जो डेली रूटीन में जो मेरे साथ हुआ, जो मैं करती थी, वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे पता है कि यहाँ पर जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी महानुभव मुझसे कहीं ज़्यादा उनके पास बहुत तरह के अनुभव हैं, बहुत अच्छा उनके पास ज्ञान का भंडार है। तो मुझे सिर्फ़ इस हिसाब से सुनिएगा कि मैं एक आपकी मान के चलिए एक स्टूडेंट ही हूँ, ऐसे ही मान के चलिएगा प्लीज़। और कुछ गलती हो तो मुझे ज़रूर माफ़ करिएगा, क्योंकि हम बातें भी करेंगे इस बारे में, क्योंकि मैं सुनना भी चाहूँगी कि मैंने कहाँ गलती करी सो दैट मैं उसको आगे रेक्टिफ़ाई कर सकूँ, क्योंकि जीवन हमारा ऐसा ही होता है। गलतियाँ भी हम बहुत सारी करते हैं। तो चलिए जो हमारा विषय है उसके ऊपर हम चलते हैं, जिसमें कि हमारे विषय का आज का नाम है शैक्षणिक संस्थाओं में वैज्ञानिक सोच का प्रचार-प्रसार।
अब यही हमने देखा कि वैज्ञानिक सोच जो है वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक ले जाती है, इसका कोई अंत नहीं है। क्योंकि हम लर्निंग स्टेज हमारा पूरा थ्रू आउट होता है, हम थ्रू आउट हम पढ़ते रहते हैं, थ्रू आउट हम सीखते रहते हैं। जैसे अभी आपके साथ शेयर किया निधि मैम ने कि मैं कागज़ के ऊपर ड्रॉ करके बताती थी कि कौन-सा प्लैनेट, कौन-सा स्टार, कौन-सा कॉन्स्टेलेशन कैसे दिखेगा। लेकिन वो देखिए टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इतना अच्छा हुआ कि हमारे कैमराज़ इतने अच्छे आ गए कि उससे जो है हमने उसका यूज़ किया। अब ये बात डिपेंड करता है कि हम जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो रहा है या जो जय जी प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए, अपना माइक्रोफोन ऑफ करिएगा प्लीज जय जी। तो वो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन जो है वो हमें आज यहाँ ले आया है कि हम बहुत अच्छे तरीके से फोटोज खींच लेते हैं आकाश के और विद्यार्थियों के साथ मैं वो शेयर कर पाती हूँ। तो ये मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की कि हम ये काम कर पा रहे हैं। तो यहीं से हमारा बहुत सारा चीज शुरू होता है। तो जब मेरे जो मेंटोर हैं श्री वेदप्रिय सर, वो कल मैं उनसे बात कर रही थी कि ये टॉपिक है और मुझे बात करनी है, तो मुझे क्या कुछ इंक्लूड करना चाहिए। तो कल मेरी उनसे लंबी बात हुई, तो मैं उसी बारे में पहले तो मैं वहीं से शुरुआत करती हूँ, जो उन्होंने मुझे जो मेरी उनसे बात हुई, उसमें था सबसे पहले कि हम एनसीएफ के बारे में देखते हैं कि एनसीएफ 2005 जब आया था, तो उसमें जो विशेष 6 बातें थी, खास तौर पर वैज्ञानिक सोच के बारे में, उसके बारे में मैं सबसे पहले शुरू करती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग जितना समय होगा उस हिसाब से हम बात करेंगे। उसमें सबसे पहले जो चीज़ थी वो बहुत अच्छी उन्होंने मुझे बताई थी कि ऐज एप्रोप्रिएट टीचिंग। हम सभी जानते हैं इसमें जो जुड़े हुए हमारे महानुभव हैं उसमें से कुछ प्राइमरी को पढ़ाते हैं, कुछ मिडल को, कुछ हायर सेकेंडरी को और कुछ कॉलेजेस को। तो ये उन्होंने कहा एज एप्रोप्रिएट का मतलब ये है कि माना कि आप पीएचडी हैं, लेकिन आप पढ़ा रहे हैं एक चौथी क्लास के, तीसरी क्लास के बच्चे को भी, अगर चाहे घर में हो और चाहे कभी स्कूल में। तो ऐसी स्थिति में आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान देने वाली है कि वो उस बच्चे का नॉलेज कितना है, आपने कितना इम्पार्ट करना है, उतना ही आप इम्पार्ट करिए क्योंकि अगर आप उसको जो है उससे ऊपर ले जाएँगे, तो नेचुरली वो उसके समझ से बाहर होगा और वो इन चीज़ों से दूर हो जाएगा। इसलिए एज एप्रोप्रिएट टीचिंग जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वैज्ञानिक, क्योंकि हम शैक्षणिक संस्थाओं की बात कर रहे हैं, तो वैज्ञानिक सोच को प्रसार-प्रसार के लिए सबसे पहला हमारा टॉपिक, हमारा पॉइंट ये है। नेक्स्ट है हमारा कंटेंट वैलिडिटी क्राइटेरिया, जो कल हम बात कर रहे थे, वो हमने एक विशेष वो बात चल रही थी, जो ये थी कि हम ड्रॉ करते हैं, क्योंकि मैं चूँकि एस्ट्रो से हूँ, एस्ट्रो मेरा पैशन है, तो मैं एस्ट्रो का ही एग्ज़ाम्पल लेके आपको बताना चाहूँगी कि हमारी बुक्स में जो डायग्राम दिया हुआ है सोलर सिस्टम का, उसमें बाकायदा जो है वो बिल्कुल परफेक्ट सर्कल, जैसे हमारी चूड़ी का बाकायदा एकदम परफेक्ट गोल होता है, ठीक वैसा ही जो है वो दिया गया है। अब वो जब बच्चे सीखते हैं, तो उनको ये सबसे बड़ी समस्या आती है कि उनको ये नहीं पता चलता है कि भी अ, जो सूर्य है, वो एग्ज़ैक्ट सेंटर में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि वो एलिप्टिकल पाथ होता है, तो वो जो एलिप्टिकल पाथ है, वो उनको ड्रॉ करना, सिखाना हमारी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हो सकता है कि बुक्स में किस हिसाब से या किस तरीके से ये चीज़ें दी हुई हैं, हम नहीं कह सकते। तो वो कुछ ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हीं किताबों पर ही डिपेंड रहें, कुछ हमारे पास जो अ, है अवेलेबल चीज़ें, या जो हमारा नॉलेज अपग्रेड हुआ है उस हिसाब से, तो उसके ऊपर भी जो है हम काम करके अपने हिसाब से उस काम को कर सकते हैं। क्योंकि इसके लिए जो जो बेस्ट बात है वो ये है कि हम जब बच्चों को, विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं और हम खुद आज भी यही बोलते हैं कि सूरज उग गया, सूरज डूब गया, सनसेट, सनराइज़ हम बात करते हैं। तो एक्चुअल में हम यहीं से गलती शुरू करते हैं। हमें बच्चों को, विद्यार्थियों को ये ज़रूर बताना ज़रूरी है कि सूरज ना उगता है, ना डूबता है, ये सारी प्रोसेस हमारी पृथ्वी के घूमने से होती है। और कई बार जब हम क्लास में बड़ा चिढ़ के बच्चों को कह देते हैं कि तुम्हारा सूर्य तो पश्चिम से उगता है, तो मैं बच्चों को ये ज़रूर कोट करती हूँ, उनको ज़रूर बताती हूँ कि अगर आप वीनस पे होंगे तो आपका सूर्य पश्चिम से उगेगा, क्योंकि वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हम पढ़ाते हैं, जो आज अपग्रेडेशन हो रही है चीज़ों की, तो टीचर्स को भी अपग्रेड होना चाहिए सो दैट जो आज का कंटेंट है, उसको वो आसानी से पास ऑन कर सके, आसानी से इम्पार्ट कर सके। क्योंकि ये चीज़ें विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि वो उसी
चीज को लेकर पढ़ते हैं, बढ़ते हैं, और फिर वो कहीं वो कंसेप्ट जो है वो, क्योंकि जो बहुत चाइल्डहुड में इनकलकेट किया गया कंसेप्ट, उनको निकालना, मतलब हम भी इसी के शिकार हैं कि उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बहुत जरूरी है कि वो हम उनको ज़रूर बताएँ। उसके बाद एक जो मैं बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल बच्चों को, क्योंकि जब ये सोलर सिस्टम का है, ठीक है, मैं पूरा सोलर सिस्टम तो नहीं दिखा सकती, ड्रॉ भले कर सकते हैं हम, लेकिन उसको जब हम बताते हैं तो हम एक ख़ास तौर पे मैं बच्चों को एक बात बताती हूँ कि अगर हम चूल्हे के पास अगर हम अपना हाथ ऐसे तापते हैं चूल्हे के आगे, किसी गरम हीटर के आगे, किसी के आगे, तो हमारा कौन-सा बॉडी पार्ट गरम होगा? तो बच्चे कहते हैं हमारे हाथ गरम होंगे। मैंने बोला मेरी पीठ गरम होगी? बच्चे कहते हैं नहीं होगी। तो मैं विद्यार्थियों को ये बताती हूँ कि अगर मैं पीठ कर लेती हूँ पीछे, तो क्या फिर मेरी पीठ गरम होगी? बच्चे कहते हैं हाँ, बिल्कुल गरम होगी। ये कंसेप्ट उनको मैं क्यों बताती हूँ? मैं ये बताती हूँ कि जब 4 या 5 जनवरी का हमारा टाइम होता है, उस समय पे हमारा हमारी धरती सूरज के काफ़ी पास होती है। काफ़ी मतलब ऐसा नहीं होता है कि भई वो कुछ हंड्रेड्स किलोमीटर्स या थाउज़ेंड्स किलोमीटर्स या मिलियंस किलोमीटर्स पे आ गए हैं, नहीं, उनका जो है काफ़ी दूरी काफ़ी होती है। स्टिल हम ये कहेंगे कि जो हम जो एक पाथ की बात कर रहे हैं, उस पाथ में वो काफ़ी पास होती है। तब हम बच्चों को कहते हैं कि सूरज इतने पास होने के बावजूद इस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है हम लोग सर्दियों को झेल रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? तो तब मैं विद्यार्थियों को बताती हूँ कि जो रेज़ आ रही हैं आपके सूर्य से, वो स्लैंटिंग आ रही हैं। तो क्योंकि उसका स्ट्रेट पड़ रहा है आपके सदर्न हेमिस्फीयर पे, तो सदर्न हेमिस्फीयर आपका गर्म है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब पृथ्वी के पास होने से कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जो आप सन की रेज़ रिसीव कर रहे हैं, वो कितना मायने रखती है। तो ये जो है, जो कंटेंट वैलिडिटी क्राइटेरिया है, उसमें ये हमारा मतलब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे इंक्लूड होते हैं जिनको कि हमें अपग्रेड होकर बच्चों को पढ़ाना चाहिए। उसके बाद है हमारा मेथड वैलिडिटी क्राइटेरिया। अब मेथड की जो हम बात करते हैं, किसी बहुत अच्छे हमारे जो साइंस कम्युनिकेटर हैं, उन्होंने ये चीज़ कहा था कि जो कुछ आप विद्यार्थियों से करवाते हैं, वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड चीज़ें हैं, आप नया कुछ नहीं करवा रहे हैं। वो बात सही है, हम लोग जो लैब में करवाते हैं बच्चों से, ओम्स लॉ है या कोई और चीज़ है, कोई रिएक्शन है, वो सबको पता है, वो ही हम करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर उनको जो समझाने लायक चीज़ है, जो बताने लायक चीज़ है कि कैसे आप जो है जो कुछ आप करवा रहे हैं, उसमें जो प्लस माइनस आप देखते हैं वो कैसे हैं। तो वो मैं एक एग्जांपल यहाँ पर ज़रूर कोट करूँगी। उसमें ये है कि जब हम बात करते हैं कि एक एक हम टॉपिक पढ़ाते हैं ब्रीदिंग का, जिसमें हम ये कहते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो एक मेरे विद्यार्थी ने ये सवाल ज़रूर पूछा, क्योंकि बुक्स में यही है, हम यही पढ़ाते हैं ऑब्वियस है। तो उसने मुझे ये पूछा कि फिर क्या फ़िल्टर करके लेते हैं? मतलब क्या सिर्फ़ ऑक्सीजन ऑक्सीजन अंदर जाती है? क्योंकि हमारा मिक्सचर ऑफ गैसेज़ हम पढ़ते हैं। तो फिर कैसे? तो यहाँ पर उनको ये बताना ज़रूरी है कि कितना परसेंट ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं और कितना परसेंट हम एक्सहेल भी करते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा का पूरा ऑक्सीजन इन्हेल करते हैं, जो 21% है उसको पूरा, और फिर हम पूरा का पूरा जो है पूरा कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, नहीं। हालाँकि हमारी बुक्स में ये दिया हुआ है कि हम कितने परसेंट ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। तो जो जो गैसेज़ हम मिक्सचर ऑफ गैसेज़ है, क्योंकि हम उनको जो जो मैं एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, वो ये बताती हूँ कि जब कभी आप छींकते हैं, आपको जब छींक आती है, तो क्या होता है, कुछ ना कुछ इरिटेट किया है नोज़ में आपके, जो उसका म्यूकस है, म्यूकस मेम्ब्रेन है हमारा नोज़ का, वो कहीं न कहीं इरिटेट हो रहा है और आपको छींक आती है। उसका उद्देश्य क्या होता है कि वो जो फॉरेन पार्टिकल है, उसको आपने थ्रो करना है, बाहर निकालना है। हमारी बॉडी उसको हमें हमें ऑर्डर करती है कि उसको बाहर निकालना है। तो इसीलिए हम छींकते हैं बहुत ज़ोर से। तो तब उस स्थिति में क्या होता है? ये चीज़ें जो छोटी-छोटी सी हैं, तो ये विद्यार्थियों को बताना बेहद ज़रूरी है। मुझे पता है यहाँ जुड़े हुए सारे लोग, सबको सब पता है। लेकिन चूँकि मेरा टॉपिक है, तो मुझे ये है कि छोटी-छोटी सी चीज़ें जो मैं इंक्लूड करना चाह रही हूँ, उसके लिए उसी पर्पज़ से मैं यहाँ पर इसको बता रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा एथिकल वैलिडिटी क्राइटेरिया। एथिकल वैलिडिटी जो है, जैसे कि एक बहुत अच्छा कोट है, उसमें ये है कि किसी भी कंकाल से आप ये तो पता लगा सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल है, उसका एज कितना है और वो किस एज ग्रुप का रहा होगा। ये सब चीज़ें तो आप पता कर लेते हैं कि कोई कोई पर्टिकुलर डिसीज़ हो, वो भी आप पता कर लेते हैं। लेकिन आप
बाकी कुछ नहीं पता कर पाते, मतलब किसी कास्ट क्रीड का कुछ नहीं है। क्यों कास्ट का नहीं है? क्यों क्यों नहीं? क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। जब है नहीं तो आप कहाँ से पता लगाइएगा? क्योंकि विज्ञान तो हमारा ये कहता है कि आप जो सबूत देंगे उसी से हम काम करेंगे। तो सबूत में ये है कि वो चीजें नहीं है। तो जो इथिकल चीजें हैं वो हमने बच्चों को, विद्यार्थियों को जो है, कहाँ से ये शुरुआत हुई और सॉरी कहाँ से ये शुरुआत हुई और कहाँ तक इसको ले जाना ठीक है या नहीं है, ये उनको समझना समझाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है हिस्टोरिसिटी वैलिडिटी। अब सबसे अच्छी हमारे साइंस की जो बात होती है वो ये होती है कि जो आज हम पढ़ा रहे हैं, जो आज हमारी किताबों में है, जो आज हमने पास ऑन कर दिया, ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा का ऐसा ही होगा। क्योंकि ज आज ब्रूनो की बहुत बात चल रही है, तो ब्रूनो ने उस समय कहा था, सबसे पहले कहने वाले वही थे कि जो हमारी जो पृथ्वी है वो जियोसेंट्रिक मतलब मॉडल नहीं है, हमारी पृथ्वी सेंटर में नहीं है, बल्कि हमारा जो सिस्टम है उसमें हेलियोसेंट्रिक है, वो सूर्य केंद्र में है। तो बताने वाले वो थे। तो हम यहाँ पर जो है कि कैसे वो चेंजेस आई, कैसे पहले इसको रखा, फिर वो कैसे चेंज हुआ, किस तरह से वो चीजें बाद में प्रूव हुई और कैसे वो फिर हम उसको पढ़ने लगे। पहले हमने ये पढ़ा था, फिर हम ये पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो बताने की जो विशेष बात मैं कहना चाह रही हूँ आपको, वो ये है कि हम जो पीछे जो कुछ हो चुका है, उसको आगे जब हम ले जाते हैं, तो जो अपडेशन हैं, उनके प्रति हमारा जो है विशेष ध्यान होना चाहिए कि उसमें क्या चेंजेस हुई हैं। तो हम विद्यार्थियों को बता सकते हैं कि ठीक है, माना कि बुक में आज ये दिया हुआ है, लेकिन अगर आप कुछ इस तरह की चीज़ों को फ़ॉलो करें, तो आप पाएँगे कि इसमें बहुत सारी नई अपग्रेडेशंस हुई हैं, अपडेशन हुआ है और इस तरह से आप उसके बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनवायरमेंटल क्राइटेरिया। अब आज बेहद सेंसिटिव और हॉट इशू हो गया है ये हमारा एनवायरनमेंट, और हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग इसमें सफर कर रहे हैं। और माना कि हमारा दोष है नहीं है वो हम बाद में बात, लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पर अपने, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं अपने जीवन से जुड़ी हुई जो बातें हैं उनको मैं यहाँ पर इंक्लूड करना चाहूंगी। तो एक दिन मैं अपनी बिटिया को लेकर मार्केट गई और उसके लिए मैंने कुछ कपड़े लिए। तो जैसे ही कपड़ा लिया, तो मैंने उसको कहा कि बेटे आप पॉलीथीन में मत डालना, मेरे पास अपना बैग है, मैं अपने बैग में, मेरे बैग में डाल दो। उसने छूटते से मुझे पूछा कि क्या आप चित्रा मैडम हैं? मैंने बोला कि हाँ। तो मैंने बोला बेटा सॉरी, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। तो वो बताने लगा कि मैं आपके पास सिर्फ 1 महीना पढ़ा हूँ और आप तब कहा करती थी कि भी पॉलीथीन यूज़ नहीं करना चाहिए। और बोलने वाले टीचर्स तो मैंने बहुत देखे, लेकिन करने वाले बहुत कम देखे। तो मैं बहुत मतलब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि आपने जैसा पढ़ाया वैसा ही आप कर रही हैं। तो जब मैं अब मार्केट जाती हूँ तो मैं पॉलिथीन्स नहीं लेकर जाती हूँ, मैं डिफरेंट तरह के थैले लेकर जाती हूँ। तो वो लोग कहते हैं कि एक आपके करने से क्या हो जाएगा? तो मैं कहती हूँ ठीक है, मैं बहुत बड़ी कुछ नहीं हूँ, हो सकता है मेरे किसी बात पे वो बात ना चले, आगे लोग सुने ना सुने मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं अपना कॉन्शियस जो है उसको तो मैं नहीं मार सकती, अपने ज़मीर को नहीं मार सकती। मैं नहीं कह सकती कि भई मैंने ये चीज़ सिखाई है और मैं ही उसका मतलब उसको फ़ेल करने में मैं ही उसका पार्ट हूँ। तो इस तरह से जो है हम अगर छोटी हम टीचर्स होने के नाते हमारी एक एक सभ्य नागरिक होने के नाते हमारी ये ज़िम्मेदारी ज़रूर बनती है कि हम इस तरह की जो चीज़ें हम जो टीचिंग्स हम सिखाते हैं, या जो हम अपने आस-पास जो हम चीज़ें देख रहे हैं, जिसके तहत हम ये जानते हैं कि बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, और उसमें हम हमेशा गवर्नमेंट को अगर कहते रहें कि भई गवर्नमेंट ने पॉलीथीन बैन कर देना चाहिए, तो लेकिन जब जब पॉलीथीन नहीं था तब हम भी अपनी थैलियाँ लेकर चलते ही थे। तो आज भी आप थैली लेकर जा सकते हैं, ठीक है, वो थोड़ा-सा आउट ऑफ फैशन समझा जाता है, लेकिन आप देख लीजिए कि फैशन करना है कि हम अपनी, क्योंकि आने वाली जो यहाँ पर पीढ़ी है वो अ, कोई मंगल ग्रह से नहीं आ रहा है, कोई बुध से नहीं आ रहा है। हमारी ही बच्चे, हमारी ही जनरेशन जो है वो आगे रहेंगी, और हम क्या देके जाएँगे जनरेशन को। तो ये वैज्ञानिक सोच के प्रचार-प्रसार में हमारी अपनी भी महत्वपूर्ण भूमिका है और वो हमें देखना चाहिए। सो हम अब एक छोटा-छोटा चीज़ लेकर हम चलते हैं कि सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि हम अपनी शैक्षणिक पद्धतियों में कैसे बदलाव कर सकते हैं। आज तक हम जो पढ़ते आए हैं उसमें हमारे यहाँ रटने का सिस्टम था।
और ऑब्वियस कुछ चीज़ें जैसे कि अगर आप बात करें टेबल्स की, अगर आप बात करें बारह-खड़ी की, अगर आप बात करें अल्फ़ाबेट्स की, तो वो सब हमें रटना ही पड़ता है, उसके लिए और कोई चारा नहीं है। लेकिन हर चीज़ रट के पढ़ना ये कहीं अच्छी बात नहीं होगी, तो हमें उस रटने की जो आदत है, उसको हम लोगों ने किसी न किसी तरीके से कम करना चाहिए। दूसरा जो है हमारे यहाँ हैंड्स ऑन पे हमारा ध्यान होना चाहिए। जो काम हम कर सकते हैं मतलब जितना क्योंकि हर मटेरियल, हर बात आप क्लास में नहीं ला सकते हैं। लेकिन आप कुछ ऐसी चीज़ें तो ला ही सकते हैं जिससे कि आप बहुत छोटा-छोटा सा जो कांसेप्ट आप पढ़ा रहे हैं, उसको आप क्लास में विद्यार्थियों को अगर समझाते हैं, तो नेचुरली वो अगर उन एक्सपेरिमेंट्स को देखते हैं, सीखते हैं, तो वो उनके मानस पटल पर ऐसा का ऐसा ही इम्प्रिंट होगा उसका और वो उसको भूलेंगे नहीं। तो हमें जो है इस पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। उसके साथ-साथ जो है हम आजकल जो चल रहा है सब कि विज्ञान मेले लगाए जा रहे हैं। तो विज्ञान मेले क्योंकि हमने खुद भी यहाँ हरियाणा में भी हम लोगों ने हरियाणा विज्ञान मंच की तरफ से हमने बहुत सारे विज्ञान मेले लगाए थे और आपके यहाँ भी आप पखवाड़ा मना रहे हैं और स्कूलों में भी ये लगातार चलता होता है। आजकल सब तरफ ये कहना चाहिए कि एक प्रकार का फ्लैग हो गया है ये कि सभी जो है इस तरफ अपने आप को डाइवर्ट कर रहे हैं। तो विज्ञान मेले जो हैं वो आप उसमें बहुत छोटी-छोटी सी एक्टिविटीज़ क्योंकि आजकल जो ये जो अ, अटल टिंकरिंग लैब जैसा कंसेप्ट जो है हमारे यहाँ चल रहा है, वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें विद्यार्थियों को बनाने के लिए मिलती हैं। जैसे टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन उनको देखने के लिए मिलता है। तो वो वहाँ से कुछ चीज़ें बनाकर और जो है ऐसे विज्ञान मेले में वो उनको डिस्प्ले कर सकते हैं, एग्ज़िबिट कर सकते हैं और लोगों को हम दिखा सकते हैं कि किस तरह से हैं, उनको हम किस तरह से आगे हम बढ़ा ले जा रहे हैं। उसके बाद जो विज्ञान की परियोजना है, जैसे कि अगर हम बात करें एनसीएससी की अ, नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस। अब हमारे पास 2 तरह का उम, सरकार की स्कीम्स हैं। पहली है हमारी इंस्पायर और दूसरा होता है हमारा एनसीएससी। तो इंस्पायर में हम देखते हैं कि हम मॉडल्स बनाते हैं और मॉडल के थ्रू हम किसी भी समस्या को कहिए या फिर हम किसी चीज़ को अपग्रेड करने के लिए उन मॉडल्स का यूज़ करते हैं। रेनोवेट करते हैं कह लीजिए उनको या रेक्टिफिकेशंस करते हैं उसमें अगर हमें कुछ नज़र आता है तो। और जो हमारा एनसीएससी है उसमें एक बहुत अच्छा कांसेप्ट है वो जिसमें कि विद्यार्थी अपने आस-पास की प्रॉब्लम्स को देखते हैं और उसको सॉल्व करने के लिए वो क्या कुछ कर सकते हैं, तो वो एक टीम होती है 4 बच्चों की, 6 बच्चों की और वो विद्यार्थी मिलकर जो है उस समस्या का समाधान खोजते हैं। तो इंस्पायर में जो है वो आपको प्रेज़ेंटेशन और कैसे टेक्नोलॉजिकली चीज़ों को आप बना सकते हैं, वो आप देख सकते हैं इंस्पायर में। और एनसीएससी वाला जो कांसेप्ट है उसमें विद्यार्थी जो हैं वो अपने आसपास की प्रॉब्लम्स को देखते हुए और उसको किस तरह से वो सुधार कर सकते हैं उसमें वो बहुत टीम वर्क सीखते हैं और साथ ही साथ उनके बीच में जो एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है कि विद्यार्थी आपस में मिलकर उन समस्याओं के समाधान को खोजते हैं और ऑब्वियसली टीचर्स तो उनके साथ है ही हैं जो उन्हें इन चीज़ों के बारे में थोड़ा-थोड़ा बताते रहते हैं। तो उसके बाद जो है हमारे पास है जो सबसे बड़ी शायद मैं समझती हूँ अ, मैं हो सकता है गलत भी हूँ, मैं पहले भी आपको कह रही हूँ कि मैं आई एम नॉट दैट मच परफेक्ट तो हो सकता है मेरी कुछ बातें किसी को पसंद ना आए या हो सकता है मैं गलत हूँ। वो है कि समय-समय पर कार्यशालाएँ और सेमिनार्स होना चाहिए क्योंकि जो भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो आम तौर टीचर्स की ये शिकायतें आती हैं कि भई हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। जैसे अभी बात कर रहे थे कि अगस्त्या इंटरनेशनल फाउंडेशन से जब मैंने टीएलएम कॉम्पिटिशन जीता था, नेशनल लेवल पर मेरा सेकंड आया था, तो उस समय मैंने जो बनाया था वो था एस्ट्रो से संबंधित छोटे-छोटे टूल्स। अब क्या हुआ कि उसको देखते हुए पूरे स्कूलों में लगभग-लगभग मतलब जो जो एस्टेब्लिश्ड बड़े स्कूल्स हैं, वहाँ पर एस्ट्रो से संबंधित बहुत सारा सामान टेलीस्कोप्स और बहुत सारा सामान उन्होंने भेज दिया। आपने भेज तो दिया लेकिन जितना पैशन मेरे में है, क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट तो है नहीं, मैंने अभी बताया कि एस्ट्रो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, वो मेरा पैशन है। तो वो पैशन है इसलिए मैं करती हूँ, लेकिन टीचर्स के पास उतना क्योंकि और दूसरा एक बात और भी है कि ये रात की प्रयोगशाला है, तो रात को कैसे करेंगे काम? कैसे आप बच्चों को बुला सकते हैं? कितना रिस्की होता है वो चीज़। तो ऐसे नहीं हो सकता है ये चीज़। तो क्या फ़ीज़िबल है और क्या फ़ीज़िबल नहीं है, वो चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो कुछ भी आता है उसके बारे में मैं ये पता करती हूँ, तो मुझे पता लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी आती हैं, कुछ ऐसे
साइंस किट के साथ कुछ ऐसे टूल्स आते हैं, टीचर्स को पता ही नहीं होता है, क्योंकि मैं भी उसकी एक पार्ट रही हूँ, नहीं पता होता था कि इसका कहाँ यूज़ होगा। तो उस इसीलिए जो है, अगर लगातार कुछ सेमिनार्स या कुछ टीचर्स के लिए हो सके, तो वो एक अपने आप में बहुत बढ़िया होगा, और उसके लिए जो है विशेष तौर पर जो है मास्टर ट्रेनर्स की बजाय अगर साइंटिस्ट बुलाए जाएँ और एक्सपर्ट्स बुलाए जाएँ उस विषय के, तो शायद वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेंगी, ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद अभी हमने देखा हालाँकि कि तकनीकी और डिजिटल सामग्री का उपयोग। तो ये जो है हम विद्यार्थियों को बताते हैं कि किस तरह से वो आज की तकनीक का यूज़ करके और अपना काम कर सकते हैं। मैं कल कहीं गई थी तो मुझे कोई मिला, उन्होंने मुझे बताया कि मैं लगातार आपकी वीडियो देखता रहता हूँ, आप बहुत अच्छे से जो है कांसेप्ट क्लियर करवाते हैं बच्चों से। तो मेरे पास छोटा क्लास है, मिडल क्लास है मेरे पास 6 टू 8 वाला। उन बच्चों में इमेंस एनर्जी होती है, और उनको आप कोई भी चीज़ बताइए, कहिए, वो बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, और वो उस काम को अंजाम तक पहुँचाने में उनको बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत कहते हैं बहुत मन लगा के काम करते हैं। तो ये जो है कि उनको जो जो क्योंकि इसका एक और एग्ज़ाम्पल अगर अटल टिंकरिंग लैब्स हैं, जहाँ-जहाँ है वहाँ-वहाँ पर हम सब जानते हैं कि अटल टिंकरिंग लैब में कोई बंदिश नहीं है, क्योंकि मैंने अभी किसी से बात की थी, उन्होंने मुझे ये बात बताई कि वहाँ बंदिश नहीं होती है। आपको जो सामान चाहिए, वो सामान आप वो पूरी उनकी लिस्ट है, उसमें से आप ले सकते हैं। तो आप जिस भी क्षेत्र में आपकी महारत है, इसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है, वहाँ से आप वो सामान लेकर और अपना जो काम है, जो आप सिखाना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, उस काम को आप कर सकते हैं। तो आजकल जैसे आर्डिनो वाला बहुत फ़ेमस है, बच्चे बहुत करना चाहते हैं। रोबोट्स में बहुत अच्छा चल रहा है लोगों का, विद्यार्थियों का, और बहुत सारे उसके लिए वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं। तो वो देखकर बच्चे, विद्यार्थी जो हैं वो काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। उसके साथ-साथ जो है आप ये देखते हैं कि बहुत अच्छे-अच्छे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जहाँ पर कि हमें बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है, एजुकेशनल कंटेंट, जिसमें कि बहुत तरह की चीज़ें हैं। मतलब आप ये देखिए कि जो डिजिटल वाला जो है कांसेप्ट, उसमें लिटरली जो स्मार्ट क्लासरूम है, जहाँ पर कि वो अपडेटेड हमारे वो लगे हुए हैं, इन जिनको हम एक प्रकार का ब्लैक बोर्ड कह दें, लेकिन अब वो ब्लैक बोर्ड नहीं है, स्मार्ट बोर्ड है। उसमें जो है आप अपनी बुक्स में से, या जो कुछ आप यूट्यूब में से अगर आप कुछ पढ़ाना चाहते हैं, बताना कोई, क्योंकि मैंने अभी आपको ये कहा था कि कुछ ऐसी भी कंटेंट होते हैं जिसको कि आप क्लास में नहीं ला सकते। तो तब नहीं ला सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसके लिए वीडियो का यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर अगर हम इस तरह के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स का यूज़ करते हैं, तो वो हमारे लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होती है। नेक्स्ट है प्रेरणादायक उदाहरण और रोल मॉडल। अ, रोल मॉडल एक ऐसा शब्द है अ, जो अपने आप में एक रोमांच पैदा करता है, और ये एक बहुत अच्छी बात, सभी शिक्षण से जुड़े हुए अ, हैं। तो शिक्षण में शैक्षिक वर्ष के दौरान मैंने ये बात मार्क करी स्पेशली कि विद्यार्थी का जो रोल मॉडल होते हैं, वो उनके अपने टीचर होते हैं, और वो टीचर को एज़ इट इज़ फ़ॉलो करते हैं। तो टीचर्स का भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो जो वैज्ञानिक सोच है, उसको इम्बाइब करने के लिए खुद अपने आप को पहले ढालें, तब जाकर वो बात बन सकती है। सो वो एक बहुत ज़रूरी काम है, क्योंकि रोल मॉडल हैं हम बच्चों के, और प्रेरणादायक। अभी हमारे मुझे छत्तीसगढ़ का नहीं पता, हमारे हरियाणा में ये हुआ है कि किसी भी आप प्रेरणादायक व्यक्तित्व को जो है आप अपने स्कूल में आमंत्रित कर सकते हैं, और वो किसी भी फील्ड के हो सकते हैं, जैसे कि कोई माउंटेनियर है, या कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, या कोई भी विशेषज्ञ जो है वो आ सकते हैं, आप बुला सकते हैं उनको, और साथ में आप वहाँ पर जो है वो उनसे बच्चों को रूबरू कराते हैं। तो वो अच्छा 1 डेढ़ 2 घंटे का प्रोग्राम होता है, और विद्यार्थी बहुत खुश होकर और उनको बहुत ध्यान से सुनते हैं। ये मैंने मार्क किया, क्योंकि मैं खुद कई बार वहाँ जा चुकी हूँ। तो ये एक है कि आप अगर विद्यार्थियों को मिलवाते हैं ऐसे लोगों से, जिन्होंने कि अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों को झेलते हुए अपने पैशन को जिया है और उसको आगे बढ़ाया है, तो विद्यार्थियों को काफ़ी कुछ इससे अच्छा पता लगता है, और उनको अच्छा लगता है। आप अपने जीवन की जो प्रॉब्लम्स रही हैं, जो जिनको पार करके आपने आगे आए हैं, वो आप उनके साथ ज़रूर शेयर करने से जो है उनको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद जैसे निधि मैम ने बताया था कि मैं अगस्त्या की जो
मोबाइल साइंस वैन है उसके साथ एज़ अ रिसोर्स पर्सन मैं जाती हूँ। एक स्कूल में मैं गई और मैंने विद्यार्थियों को, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, तो मैंने विद्यार्थियों को ये बोला कि मैं ये दिखा देती हूँ, इसके बारे में आप अपने अ, टीचर से पूछ लेना। तो टीचर मेरे पास आए और मुझे बोले कि मैम मेरे भरोसे कुछ मत छोड़ के जाइए, मुझे कुछ नहीं आता है। मुझे आई आई शॉक्ड रियली, क्योंकि ये आज डिजिटल ज़माना है, अगर आपको कुछ नहीं आता है देन आप इन्फॉर्मेशन कहीं से भी ले सकते हैं। जिनसे आप जुड़े हुए हैं उनसे ले सकते हैं। ऑनलाइन आपके पास बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। तो मुझे उनका ये एटीट्यूड अच्छा नहीं लगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। आप मुझे ही कहते कि मैम मुझे ये नहीं पता है, क्योंकि मैंने अभी भी आपको पहले बताया था कि हमारी जो साइंस किट आती थी उसमें कुछ ऐसे टूल्स होते थे जो हमें नहीं पता था कि वो कहाँ यूज़ होंगे। तो हम पूछते थे किसी न किसी को, कोई हमारे सीनियर्स को या जिनको हम जानते हैं उनसे हम पूछते थे, या फिर हम उसका फ़ोटो अपलोड करके देखते थे कि भई ये क्या काम आता है। तो वैसे ही जो है वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सीधे हाथ ऊँचे कर दिए कि भई मुझे मेरी ज़िम्मेदारी मत डाल के जाइए। सो टीचर्स को जो है अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, और विद्यार्थियों को अगर वो ये मौका, क्योंकि वो खुद हट रहे हैं, तो विद्यार्थी अगर उनसे कुछ पूछेगा, कोई संदेह पूछेगा, कोई सवाल पूछेगा और नहीं आता है, जैसे मेरे साथ होता है, मैं इतनी जगह सेमिनार्स देने जाती हूँ, तो मुझे पूछा जाता है, तो जो मुझे नहीं आता है तो मैं मना कर देती हूँ कि बेटे मुझे नहीं आता है, मैं घर जाके इसके बारे में पता करूँगी, अपने जो मेरे गुरुजन हैं उनसे पूछूँगी, मेरे एक्सपर्ट्स हैं उनसे पूछूँगी, और फिर मैं वहाँ से टीचर का नंबर लेकर आती हूँ और उनको मैं वो सारा डिटेल भेजती हूँ कि आप ये विद्यार्थी को ज़रूर बता दीजिएगा। सो हम विकिपीडिया थोड़ी हैं, एनसाइक्लोपीडिया थोड़ी है कि हमें सब आता है, नहीं आता है हमें। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, जो नहीं आता है तो हम सीख लें। ऐसा मना कर देने से कोई बहुत बड़ा तूफ़ान नहीं खड़ा हो जाता है, नहीं आता है सो नहीं आता। सो ये बोलने में टीचर्स को कभी भी पीछे नहीं देखना चाहिए। तभी, क्योंकि वो अगर उनको नहीं आता है तो वो सीधे बच्चों को, जब बच्चा पूछेगा तो वो उसको मना करेंगे। सो हमें ये काम नहीं करना चाहिए। जब भी बच्चा कोई सवाल पूछता है, अगर हमें नहीं आ रहा है, तो हम उनको ये कह दें मुझे आज नहीं आता है, या कल परसों बताऊँगा, आगे जब भी मेरे को कोई कहाँ से जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं पूछ के बताऊँगा। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण है ये, तभी बात बनेगी। अब शैक्षणिक संस्थाओं में जो वैज्ञानिक सोच का जो हम प्रचार-प्रसार के लिए जो हम और कुछ जो एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने पहले देखा कुछ एनसीएफ के बारे में भी देखा, और हमने कुछ और पॉइंट्स हमने देखे। तो उसमें अब हमारा जो है वो है संवेदनशीलता और आलोचनात्मक सोच का विकास। तो संवेदनशील टीचर को बहुत संवेदनशील होना टीचर के लिए बेहद ज़रूरी है। जब तक संवेदना नहीं होंगी तब तक जो बॉन्ड है वो नहीं बनता है। मदर से बच्चों का बॉन्ड इसीलिए होता है कि वो ऑल टाइम उनके प्रति जो है सेंसिटिव होती हैं, संवेदनशील होती हैं। तो विद्यार्थियों के साथ हमारा लगाव भी उतना ही अच्छा होना चाहिए, तभी विद्यार्थी हमसे जुड़ाव महसूस करेंगे और कुछ पूछने से घबराएँगे नहीं, कुछ शेयर करने से घबराएँगे नहीं, और वो हमें हम हमसे जब जब कुछ पूछेंगे, तो हमें भी जो है वो एक अपने आप में एक मौका मिलेगा कि जहाँ हम अपना भी नॉलेज बढ़ा सकें, और ऑब्वियसली उनका तो हम बढ़ाएँगे। और आलोचना का जो यहाँ पर मतलब है वो ये है कि अभी जब हम देख रहे थे एनसीएससी की बात कर रहे थे, कि एनसीएससी में जब हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उन प्रोजेक्ट्स में पूरी टीम है, 5 या 6 बच्चों की टीम है, वो लोग काम कर रहे हैं। अब हो सकता है, क्योंकि वो अलग-अलग घरों से हैं, तो उनकी सबकी सोच भी अलग-अलग होगी। अब अलग-अलग सोच के साथ वो आ रहे हैं, तो हो सकता है कि उनका वहाँ पर वो बात ना बने, वो चीज़ ना बने, उनकी जो हम जिसको कहते हैं कि एकमत जिसको हम कहते हैं, वो एकमत नहीं होंगे। जब वो एकमत नहीं होंगे, तो नेचुरली उनके बीच में कहीं न कहीं जो है फ्रिक्शंस हमें दिखाई देंगी। तब जाकर टीचर का काम आता है कि वो उन विद्यार्थियों को एक-दूसरे की आलोचना करने के बजाय वो उस को जोड़कर और कोई जो नया जो चीज़ बनती है, या फिर जो एस्टेब्लिश्ड चीज़ें हैं, उसके बारे में बताकर उनका जो है पैच कराएँ, या फिर उनको जो है एक मौका दें कि वो दोबारा से अपनी टीम के साथ जुड़कर और काम को अंजाम दें। उसके बाद जो हम देखते हैं कि विज्ञान और जो समाज है, इसका एक बहुत गहरा संबंध है। विज्ञान को अगर कई बार आजकल आपने एक शायद एक वर्ड बहुत चलन में है, स्टेम, एसटीईएम, स्टेम, और थोड़ा और एडवांस कर दे तो स्टीम, एसटीईएम।
स्टेम भी पता है आपको, स्टीम भी पता है, अगर नहीं पता होगा तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो स्टेम और स्टीम है, ये दिखाता है कि कोई भी अपने आप में अकेला खड़ा नहीं हो सकता है। सब कुछ टीम है, सब कुछ नेटवर्क। तो यहाँ पर जो है हम डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट जो डिसिप्लिन्स हैं, उनको हम आपस में जोड़कर और फिर हम किसी किसी कंसेप्ट को पढ़ाते हैं, तो विद्यार्थियों का जो देखने का जो व्यू होता है वो ब्रॉडर हो जाता है और उनका एरिना भी बड़ा होता है। तभी जाकर वो चीज़ों को आत्मसात करने में पीछे नहीं रहते हैं और समझते हैं। अब हम देखते हैं कि जो विज्ञान है उसका हमारे जीवन में जो विशेष प्रभाव पड़ता है, वो जो हमारे रूटीन की चीज़ें हैं, उस पर भी होता है। मतलब जैसे कि अगर हम बात करें चिकित्सा की, बात करें हम कृषि की, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश में हम देखते हैं कि अ, एक टाइम था जब हमारे पास अकाल होता था, खाने के लिए दाना नहीं होता था, किसी-किसी एरिया में बहुत अकाल पड़ता था और तब हम बाहर के देशों से हम आयात करते थे चीज़ों को। लेकिन आज आज हमारे गोदाम भरे पड़े हैं धान्य से। अब ये बहुत जल्दी अचीव नहीं हुआ, मतलब ये नहीं कि भी बहुत विदिन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ये जो है सब कुछ हो गया, नहीं ऐसा नहीं हुआ है। इसको एक टाइम लगा। लेकिन उस टाइम की हम कुछ चीज़ें देख रहे हैं, जैसे आजकल मिलेट्स का चल रहा है कि भई गेहूँ जो है वो उसमें ग्लूटीन कंटेंट जो है वो बढ़ रहा है और वो बहुत सारी बीमारियों को, इलनेस को जो है वो जन्म दे रहा है। तो मिलेट्स खाइए। तो अब मिलेट्स के साथ जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसमें ये है कि हम मिलेट्स वाला टॉपिक हम जो है छोटा-सा ही लेंगे कि मिलेट्स में एक कहा जाता है कि भई उसको वैसे वो पचने में आसान है लेकिन उसके लिए घी खाना ज़रूरी है। तो ये घी जो है वो अगर ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, आजकल हम लोग सब मेहनत नहीं करते हैं। काम करते हैं हम लोग सारे, हम लोग बिज़ी होते हैं सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11-12 बजे तक, लेकिन हम मेहनत वाला काम नहीं करते हैं। तो अब जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, ये हो रहा है, तो कैसे इसके बीच में कैसे संबंध बनाया जाए कि हम मिलेट्स भी खा लें और घी भी ना खाएँ और वो हमको फिर ईज़ी हमारे लिए हो, कैसे हो सकता है? तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स, ऐसे कुछ चीज़ें हम ब विद्यार्थियों के मन में डाल सकते हैं जिससे कि वो इसके ऊपर कुछ खोज करें, कुछ जानें, कुछ इसके बारे में इकट्ठा करें जानकारी सो दैट और दूसरा जो है कि हम देखते हैं कि तरह-तरह के पेस्ट और तरह-तरह की जो है बीमारियाँ पौधों में लगती हैं, तो वो कैसे वो कंट्रोल की जा सकती है? कैसे उनको बिना ये इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स को यूज़ किए हुए क्योंकि ये हम भी जान रहे हैं कि ये ज़हर जो है वो हमारे शरीर में काफ़ी मात्रा में जा रहा है और ये अपने आप में एक अलार्मिंग सिचुएशन है, ये हम जानते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हम विद्यार्थियों को बार-बार, बार-बार पढ़ा के, बता के, हमारा जितना अपडेटेड नॉलेज है उसके बारे में हम उनको बता सकते हैं। दूसरा हम ये देख रहे हैं कि अब जो फसलें पैदा हो रही हैं हाइब्रिड आ रहा है, तो हाइब्रिड में जो है हम देखते हैं कई बार जेनेटिक मॉडिफिकेशंस भी चल रही हैं। तो वो कितना हद तक सही है, नहीं है, वो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कि हम विद्यार्थियों को वहाँ तक ले जा सकते हैं। उसके बाद हमने देखा स्टीम का मैं बता रही थी आपको स्टेम या स्टीम दोनों जो है वो है कि स्टीम जो है अगर आप कोई मैसेज करें कि स्टीम के बारे में बताना है तो मैं बता देती हूँ, अदरवाइज़ मैं इसको स्किप करना चाहूँगी। मैम हमें लगता है फुल फॉर्म के साथ जानना चाहिए कि वो किस तरह अच्छा, से है। जी, ओके, थैंक यू अंजुम, थैंक यू। जी। हाँ, स्टेम जो है ये है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स ऐसा था। लेकिन इसमें अब ए और जोड़ दिया, स्टीम कर दिया इसको जिसमें आर्ट्स भी आ गया है। तो अब यहाँ पर क्योंकि अभी मैंने आरआई भोपाल में मैंने काम किया अभी और मैंने ये देखा कि जब विद्यार्थी आते थे शुरुआत में जब स्टीम का कॉन्सेप्ट नहीं था तो विद्यार्थी आते थे वो साइंस पार्क देख के इधर से निकले इधर से घुसे उधर से चले गए ऐसा करते थे वो लेकिन अब उसके साथ कुछ चीजें जोड़ दी गई जो देखकर उनको बहुत अट्रैक्ट करती हैं और वो आराम से उन चीजों के साथ जो है वो जाते हैं और उनके बारे में जानना चाहते हैं पढ़ते हैं क्योंकि अभी अभी मैंने वहाँ काफी बार मैं वहाँ गई हूँ और बहुत बार मेरे सामने स्कूली विद्यार्थी आए हुए हैं तो वो स्ट्रीम जो है जिसमें कि हम साइंस भी है, टेक्नोलॉजी भी क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना तो बात बनेगी नहीं, हमें जो जोड़ना, तोड़ना कुछ करना है, तो वो सब टेक्नोलॉजी में आ गया हमारा और इंजीनियरिंग क्योंकि आप जब भी वेल्डिंग करेंगे किसी चीज़ को जो है काटेंगे, तो वो सब आपका उसमें आ गया, टेक्नोलॉजी में आ गया सॉरी इंजीनियरिंग में आ गया और उसके बाद आर्ट्स का। जो कुछ आप बना रहे हैं, अगर वो टूल या वो मॉडल जो है, अगर वो बहुत
अपने आप में मतलब कहना चाहिए कि सुंदर दिख रहा है, तो वो एक आर्ट है मतलब आर्ट का हम यहाँ पर वो कला के हिसाब से नहीं, यहाँ सुंदरता के हिसाब से हम लेते हैं कि वो कहीं न कहीं अट्रैक्ट करता है आपको और जिससे कि आप उस तक जाने के लिए मजबूर होते हैं। क्योंकि विद्यार्थियों का जो मन है या आम आदमी का भी है, मन बहुत भटकता है, तो वो तब तक वहाँ नहीं जाएँगे जब तक कि उनको वहाँ पर कुछ खींचने वाली चीज़ नहीं होगी। तो वो वहाँ पर जाते हैं और उसको बहुत आराम से सीखते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स क्योंकि नेचुरली मैथमेटिक्स जो है गणित के बिना तो वैसे भी हमारा जीवन का कुछ नहीं हो सकता है। मैथमेटिक्स हमारे जीवन का एक अपना हिस्सा है। तो ये सब जब चारों पाँचों चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती हैं, तो वो जो फल निकल कर आता है, जो डेवलप होती हैं चीज़ें, वो विद्यार्थियों के लिए अपने आप में बहुत ही बेनिफिशियरी होती है। मतलब उनको अच्छा लगता है और वो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। उसके बाद अ, हम जब विज्ञान पढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं, तो अब सिंपल जो हम कहते हैं कि वर्बली जो है हम पढ़ाते हैं, तो सिर्फ़ वर्बल से बात नहीं बनती है, वर्बल अ, का बचना चाहिए। जो कुछ आप उनको तकनीक के द्वारा अगर आप उनको कुछ सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला था कि जो सब चीज़ें हम क्लासरूम में नहीं ला सकते। जैसे आप ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं, तो ट्रैक्टर थोड़ी क्लास में आ जाएगा, ट्रैक्टर बताना है बच्चों को, तो कैसे बताइएगा? तो उसके लिए जो है हमारे पास ये तकनीकी सुविधाएँ हैं, चूँकि अब आजकल स्मार्ट बोर्ड्स हैं, तो स्मार्ट बोर्ड्स जो है वो उसमें बहुत कुछ अवेलेबल है फैसिलिटीज़, तो आप वहाँ से उसको आसानी से बच्चों को क्लास में जो है लाके दिखा सकते हैं चीज़ें मतलब उसके थ्रू टेक्निक के थ्रू। उसके बाद मल्टीमीडिया और डिजिटल उपकरण। अब जैसे कि क्लासरूम जो है वो स्मार्ट हो गए हैं और जब ये नहीं था तब हम सिंपल अपने मोबाइल से भी दिखा देते थे चीज़ें और और जो कुछ करा सकते थे, उनको हम ज़रूर कराते थे। तो मेरी आप सभी से लिटरली हाथ जोड़ के गुज़ारिश है और मुझे पता है आप सब करवाते हैं, लेकिन फिर भी आपके कॉन्टेक्ट्स में जो लोग हैं, उनको ज़रूर कहिए कि जो हैंड्स ऑन वो करा सकते हैं, वो ज़रूर कराएँ। क्योंकि इससे विद्यार्थियों में जो एक अलग तरह का डेवलपमेंट होता है, जिस अलग तरह की जो सोच पैदा होती है उनमें, वो काफ़ी मायने रखती है। उसके बाद जब भी आप विद्यार्थियों को कोई प्रोजेक्ट देते हैं, तो कोशिश ये करिए कि वो एक टीम के रूप में काम करें, क्योंकि टीम जो होती है वहाँ से इंसान बहुत कुछ सीखता है, क्योंकि विद्यार्थी तो हम भी सीखते हैं, आज भी सीखते हैं और विद्यार्थी तो अभी उसने ज़िंदगी में कदम रखा ही है, तो वो यहाँ पर जो है, बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। एक तो पहली बात ये है कि भई आपस में मिल-जुल के कैसे काम करना है और अगर कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो उनको कैसे जो है पैच करना है, किस तरह से उनको आगे ले जाना है और जो जिस मुद्दे को लेकर वो चल रहे थे, वो मुद्दा कहाँ तक सॉल्व होता है, ये उसका सबसे बड़ा उनका कहना चाहिए कि फ्रूट है उनका। तो ये चीज़ें ज़रूर मायने रखती हैं मतलब। उसके साथ-साथ जो है जैसे मैंने बताया था कि एनसीसी के बारे में ही बोल रही थी, लेकिन उसमें भी जुड़ी हुई एक चीज़ क्योंकि बार-बार आएँगे यही सब चीज़ें हैं हमारे पास। तो उसमें जो है हम एनसीएससी में जो प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं वो उस प्रोजेक्ट्स में खास तौर पर क्या होता है कि जो उनके आस-पास जो समस्याएँ हैं, तो वो उस आस-पास की समस्याओं को वो लेते हैं और उसके लिए वो क्या कर सकते हैं या वो गवर्नमेंट के किस डिपार्टमेंट को वो लिखें या किस तक जाएँ वो, ये सब चीज़ें वो वहाँ पर सीखते हैं। तो इससे उनको जो है वो रूबरू होते हैं चीज़ों से कि उनको ये पता होता है कि कहीं अगर आप किसी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, तो कैसे अपने वहाँ से डेटा इकट्ठा करना है। क्योंकि अब डेटा का सॉरी एक्सक्यूज़ मी डेटा का ज़माना है, हम सब जानते हैं कि अ, वैसे देखा जाए तो किसी के पास कुछ नहीं है और डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये डेटा जो है वो बहुत मायने रखता है क्योंकि ये डेटा जो है वो आपको एनालिसिस करने के काम आता है। और उसी से जो इन्फरेंसेस निकाली जाती हैं, उसी से क्योंकि हम भी क्या देखते हैं, सरकार क्या करती है, सरकार भी तो डेटा कलेक्ट करती है। डेटा कलेक्ट करके जो है, वहीं से वो इन्फरेंस निकाल के जो नई योजनाएँ हैं या कुछ नया कुछ लॉन्च करना है या देश को किस चीज़ की ज़रूरत है, वहाँ तक वो ले जाते हैं। तो ये डेटा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थी जब काम करते हैं, तो वो डेटा कलेक्ट करते हैं और वो डेटा जो है वो प्रोसेस होने के बाद उनको विशेष तौर पर उनको इस बारे में पता चलता है। उसके साथ-साथ हम देख रहे हैं विद्यार्थी जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा जूझते हैं आजकल वो है हमारा पॉल्यूशन।
तो पॉल्यूशन जो है वो बहुत तरह का है, लाइट पॉल्यूशन है, प्लास्टिक पॉल्यूशन हम देख रहे हैं, आपका एयर पॉल्यूशन है, इवन हमारा फूड कंटामिनेटेड हो रहा है, इवन हमारी फसलों में जो है वो रेसिड्यूज मिल रहे हैं इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स के। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, तो विद्यार्थियों को जो है कैसे वो यहाँ पर इन चीजों को समझें, सीखें और कैसे वो आगे चलकर, क्योंकि वो तो अभी छोटी क्लास है, तो वो जब तक उनके दिमाग में ये चीजें नहीं होंगी तब तक वो आगे उसको नहीं ले जा पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये तो हो गया उनका स्थानीय लेवल पे, लेकिन अ, हम चूंकि दुनिया से रूबरू हैं और हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, हमें पता होता है, तो हम ऐसी छोटी चीजें हम उनके दिमाग में इनकलकेट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि क्या वैश्विक समस्याएं चल रही हैं। जो सबसे आजकल चल रहा है, सबको पता है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, वो कितना खतरनाक है, और आप देख रहे हैं कि सारा साइकिल बिगड़ा हुआ है, चाहे वो सर्दियों का हो और चाहे वो बारिशों का हो, और गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है। तो ये विद्यार्थी जो हैं वो बहुत बड़ा कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन डेटा कलेक्ट तो कर सकते हैं। यहीं से वो लोग देखेंगे कि किस तरह से जो है वो डेटा कलेक्शन से उन्होंने क्या इन्फरेंसेस निकाले, मतलब कहाँ चूक हो रही है, कहाँ अमेंडमेंट्स की जरूरत है, किसको जाकर अप्रोच करना चाहिए। तो वो इस तरह से चीजों को सीखेंगे और उनको अपने जिंदगी में धीरे धीरे लाएंगे। अब जब विद्यार्थियों के पास इतना कुछ होता है, तो उनको एक मिलती है सकारात्मकता। जीवन में जो है सकारात्मकता बेहद जरूरी है। जब भी कोई ह्यूमन बीइंग फ्रस्ट्रेट होता है, परेशान होता है, तब उसकी जो एक्ट्स होती हैं, वो पूरे समाज के लिए नुकसानदेह होती हैं। सो कहाँ ये समस्याएं चल रही हैं, उसको विद्यार्थियों के मन को पढ़कर और उनको हमें उस अच्छे सोच की तरफ हमको ले जाना है, सकारात्मकता की तरफ ले जाना है, क्योंकि जिंदगी जो है लिटरली रोलर कोस्टर है, और बहुत सारे अप एंड डाउन्स होते हैं, और उसमें वो किस तरह से अपने आप को स्टैब्लिश कर पाते हैं, ये देखने वाली चीज होती है। तो वो आज अगर हम उनके मन में डालते हैं, तो वो उनके लिए काफी फायदेमंद होता है। उसके साथ साथ उनको हम वो मौका ज़रूर दें कि वो हमसे सवाल पूछ सकें, और अगर कोई ऐसी बात जो किसी और को शेयर नहीं कर सकते, वो अगर हमारे साथ शेयर करते हैं, तो हम उसका जो सॉल्यूशन हम निकालते हैं, जो कुछ हमारे पास हमारी समझ के अनुसार होता है, क्या हमें ये पता होता है कि उसको कहाँ जाकर इस बारे में कंप्लेन करना है या किससे मदद लेनी है, तो वो हम उस बच्चे को गाइड कर सकते हैं। तो वो जब तक हमारे बीच में अच्छा बॉन्ड नहीं होगा, तब तक ये बात नहीं बनती है। उसके साथ-साथ जो विज्ञान पढ़ाते हुए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, वो है विज्ञान के इतिहास का अध्ययन। ठीक है, हम ऐसा नहीं है कि हमारे जो साइंटिस्ट हुए हैं, उनका पूरा जीवन का हम वो चिट्ठा खोल के बैठ जाएँ, हम उनको वो करें, वो पॉसिबल नहीं होता। क्लास में हमारे पास 40 मिनट्स होते हैं, उसमें हमें सिलेबस भी कवर करना है, एग्ज़ाम की तैयारी भी करवानी है, ऑफ़िशियल वर्क भी करने हैं। लेकिन उससे जुड़ी जो छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं, वो हम उनको ज़रूर बताएँ कि जो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स पहले थे, वो अब चेंज होकर उसकी खोज करने पर ये निकल के आया, फिर उसने दूसरे ने, ये जो है हम विद्यार्थियों को बहुत थोड़े समय में उनको हम ये ज़रूर बताएँ कि विज्ञान में कुछ भी जो कुछ आज आपने पढ़ा है, आप चेंजेस आपको आपको अपने आप को देखना होगा, पढ़ना होगा, तभी जाकर आप इन चीज़ों को सीख पाएँगे। उसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो है रिसर्च की। रिसर्च एक ऐसा फील्ड है जिसमें कि बहुत ज़्यादा परस्यू करना पड़ता है, और अगर आपका परसेवरेंस नहीं रहा तो फिर वो बात नहीं बनती है। तो विद्यार्थियों को हम, जैसे मैं एक टीचर होने के नाते जब मैं स्कूल जाती थी, तो मैं बच्चों को, जिस दिन हमारा बैगलेस डे होता था, तो सैटरडे में ये कहती थी कि ठीक है, आप ऐसे करो, सब बच्चे ग्राउंड में जाओ और देख कर आओ, क्या देखा आपने?
मतलब उसमें फिर कोई बच्चा जो है कोई कीड़ा-मकोड़ा देख आता था, कोई डिफरेंट तरह की पत्तियाँ देख के आता था, कोई विभिन्न तरह के फूल देख कर आता था, कोई कहीं पानी जमा है, वहाँ कौन से कीड़े-मकोड़े पल रहे हैं, वो देख कर आता था और कोई आकाश में क्या बादल हैं, चाँद है, कुछ है, जो भी है उसको जो उस समय नज़र आया वो बताता था। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक स्टेप होता है, जहाँ पर हम उनको शोध के लिए भेज रहे हैं। शोध मतलब कुछ बहुत बड़ा नहीं करके ला रहे हैं हमारे वैज्ञानिकों की तरह क्योंकि उनके पास वो सुविधा नहीं है। लेकिन ये इससे उनकी आदत पड़ती है। तो ये आदत बेहद ज़रूरी है डालना और ये तभी तभी बनेगी बात। क्योंकि अगर उनमें एक्सप्लोरेशन की आदत नहीं होगी, एक्सप्लोर करना नहीं आएगा उनको, तो वो चीज़ों को नहीं कर पाएँगे। सो ये एक बहुत ज़रूरी होता है कि वो इस तरफ जो है अपने मन को झुकाएँ और हम उनको इस तरह का एक मौका दें। तो ठीक है, वो ज़्यादा कुछ नहीं या मैं ये कहती थी कि आप रात को 10 बजे बाहर निकलना और आप देख कर आना आकाश में क्या दिखा। और उसका डायग्राम बना के ला सको तो बहुत बढ़िया है। जिस दिन मैं वो उस दिन मैं चूज़ करती थी जिस दिन मून दिख रहा हो क्योंकि फिर मून एक पॉइंटर का काम करता था। अदरवाइज़ तो बच्चा बोलेगा कि मेरे सिर पे तारा था, मेरे बगल में तारा था, वो पता नहीं चलता था। तो वो मैं उनको पार्टिकुलरली मून डे पे कहती थी। तो वो एक एक तरीका है सिर्फ़ एक्सप्लोर करने उनको सिर्फ़ ये है कि उनके मन में वो डाल देना है, बीज डाल देना है कि वो शोध करें, वो देखें चीज़ों को। तो बस इतना ही हमारे ज़िम्मेदारी होती है। तो वो अगर हम करते हैं तो उससे जो है विद्यार्थी अपने आप ही इस तरह के इसमें चलते हैं। प्लीज़ अंजू मैम मुझे बताइए मेरे पास कितना टाइम और है सो दैट मैं कंटिन्यू करूँ नहीं तो मैम अभी 10 मिनट और हम कर सकते हैं। ठीक, चलिए। ओके, थैंक यू मैम। तो इस तरह से जो है हम इस तरह से जो अन्वेषण है, जिस तरह से विश्लेषण है, ये सब अगर हम करते हैं तो यहाँ पर जो विद्यार्थियों में जो सोच विचार का जो दायरा है वो बढ़ता चला जाता है और फिर वो उनका एरीना उनका जो पर्सपेक्टिव है वो वाइड होता चला जाता है और फिर वो जो है चीज़ों को सोचने, समझने और उसके ऊपर ध्यान देने लग जाते हैं। उसके साथ-साथ जो है कि जब हम बात करते हैं अगर हम ये तो हो गई हमारी कन्फाइन्ड टू क्लासरूम हो गई। अगर हम किसी शैक्षणिक संस्थान में जा रहे हैं, जैसे कि मैं रूटीन में जाती हूँ, तो वहाँ पर जो है मैं कोशिश ये करती हूँ कि विज्ञान का जो समग्र दृष्टिकोण है, मतलब कि वो कहाँ-कहाँ उसकी वो वैलिड है, कहाँ-कहाँ उसको हम कर सकते हैं ज़रूरी चीज़ों को और बिना हमारे समाज की ये जो व्याप्त धारणाएँ हैं, उनको डिस्टर्ब किए बिना अगर हम कुछ कर क्योंकि क्योंकि वो बच्चे हैं छोटे और उनमें इतना ताकत नहीं है कि वो लड़ जाएँ सबसे। तो अगर हम उनमें आज ही उसके प्रति अगर कुछ वैमनस्य डाल देते हैं धर्म के प्रति या किसी और चीज़ के प्रति, तो वो उनके लिए प्रॉब्लमैटिक होगा। तो हमें ये देखना है कि उनके जो समग्र विकास समग्र जो धारणाएँ हैं विज्ञान के प्रति, उन पे हमने विशेष तौर पर जो है काम करना चाहिए और उनके बारे में हमने बताना चाहिए कि कैसे जो है वैज्ञानिकों ने किस तरह से जो है समस्याओं को देखा, किस तरह से उनको उससे वो ओवरकम हुए, उनको क्या-क्या समस्याएँ आई, कैसे उन्होंने उनको उन चीज़ों को पीछे छोड़ा और कैसे उन्होंने अपनी जो आज हम दुनिया देख रहे हैं, कैसे मतलब किसी समय ऐसा होता था कि सिर्फ़ लैंडलाइन हुआ करते थे, तो हमें क्या होता था अगर किसी से बात करनी है तो हमें वहीं जगह पर खड़े होकर हम बात करते थे, लेकिन अब मोबाइल है। किसी समय जब किसी ने ये कहा था कि ऐसा वक़्त आएगा, तो तब हम मज़ाक उड़ाते थे कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, बिना वायर के कैसे बातें होंगी भई? लेकिन अब देखिए वो सब हो रहा है, तो मतलब ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो उसने सोचा है वो नहीं हो सकता, वो हो सकता है। तो उसको उस तरह के वातावरण में ढालने के लिए हम टीचर्स की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है। उसके बाद विद्यार्थी जब भी कोई प्रॉब्लम लेकर आता है, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, मतलब चाहे वो सामाजिक संदर्भ में हो और चाहे वो विज्ञान के संदर्भ में हो और वो चाहे उसके अपने खुद के उससे हो। तो वो सभी चीज़ों को उनको जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो है वो हमें देनी चाहिए क्योंकि अ, जहाँ प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ सॉल्यूशंस भी हैं। ठीक है, माना सबके नहीं है, लेकिन जितने हैं उतनों को तो हम एटलीस्ट कर ही सकते हैं। तो वो ऐसा कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं लेके आते हैं, कोई ऐसी बहुत बड़ा कांसेप्ट नहीं लेकर आते जिसको कि शायद वो सुलझा ना सके क्योंकि उनका उनका जो ग्रोथ है वो उतना ही है, उनका एरिना भी उतना ही है, तो वो ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं तो उनको जो है हम सॉल्व करने के जो तरीके हमारे पास हैं, उससे हम उनको रूबरू करवाएँ और उनको साथ में बताएँ। उसके साथ-साथ जैसे हम मैंने अभी आपको बताया था ये टॉपिक मैं दोबारा छेड़ रही हूँ। ये है कि सामाजिक संदर्भ में विज्ञान का महत्व। अब अ
आप सब जानते हैं कि बहुत तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, बहुत तरह के अंधविश्वास हैं दुनिया में और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ़ हमारे इंडिया में है, इट्स एवरीवेयर सब तरफ है ये। मीठा खा के नहीं चलना चाहिए और क्या मेहंदी लगा के नहीं जाना चाहिए और व्हाट्सएवर इट मे बी बहुत बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तो ये क्यों हुआ होगा, कैसे हुआ होगा थोड़ा-सा हम जानेंगे इस बारे में। जैसे यहाँ एक बात बताना चाहूँगी आपको कि हरियाणा में एक 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 त्योहार तो नहीं कहेंगे एक सिस्टम है। उस सिस्टम में वो ये कहते हैं कि भई वो शब्द होता है बासेड़ा बोलते हैं वो। तो बिकॉज़ आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, मैं महाराष्ट्र से हूँ और मेरी हरियाणा में शादी हुई, तो मैं जब यहाँ आई तो मुझे किसी ने ऐसे टोका कि भई, "अरे! कल तुमने बासेड़ा की पूजा नहीं करी?" मैंने बोला, "वो क्या होता है?" मुझे पता नहीं था, मैंने बोला, "वो क्या होता है?" तो उन्होंने बोला कि भई ना रात को कुछ बना के रखना होता है, उसको सवेरे खाना होता है। और फिर इसके बाद जो है आपने बासी नहीं खाना होता है। मैंने बोला ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि बैक्टीरिया, वायरसेस जो है अभी हम देख रहे हैं इन्फ्लुएंजा इतना ज़्यादा फैल रहा है, फ्लू फैल रहा है। तो मैंने कहा कि अरे ये तो बैक्टीरिया वायरसेस का टाइम है, ट्रांजिट पीरियड है। ट्रांजिट पीरियड में हमें पता है कि बैक्टीरिया वायरसेस ग्रो होंगे खाने में और हमारा खाना जो है कंटामिनेटेड हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा। इसीलिए हम इसको करते हैं। मतलब इसको आपने एक एज़ अ त्योहार के रूप में मना के आपने जो है वो तब कब था ये चलन जब हमारे घरों में फ्रिज नहीं होते थे। आज तो हमारे घर में फ्रिज है, तो हम रात को रख के सवेरे खा लेते हैं। तो कोई ऐसी वाली बात नहीं है कि भई उसको आपने पूजा करके ही उसको एस्टेब्लिश करके स्टैम्प लगा के देना है, ऐसा नहीं होता है। सो ये कुछ चीज़ें होती हैं। अब एक एक और छोटा-सा एग्ज़ाम्पल कि अ, वो मेरे मेहमान आए कार लेकर तो बोले मेरी सास ने कहा कि आप इसके ऊपर ना 1 लोटा पानी डाल दीजिए टायर के ऊपर। तो मैंने बोला क्यों? बोले नहीं ये रिवाज होता है। तो मेरे को याद आया कि ये रिवाज इसलिए बनाया होगा क्योंकि पहले चलते थे लकड़ी वाले पहिए और वो